नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। देश में 51,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं राजधानी देहरादून में भी सर्वे ऑडिटोरियम में डाक विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जुड़कर सभी अभ्यर्थियों को उनके आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और सरकारी सेवा में आकर लोगों के समर्पण भाव से सेवा करने की भी प्रोत्साहित किया है। इस कार्यक्रम को लेकर शशि शालिनी ने उत्तराखंड मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल ने कहा है कि इन नियुक्ति पत्रों को पाकर अभ्यर्थी बहुत खुश हुए हैं और इसमें केंद्र के विभिन्न विभागों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण भी किए गए हैं, जिसमें डाक सेवा, रेलवे, अर्धसैनिक बलों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। मेरा नाम दीपक फोगाट है। मेरी नौकरी लगी है चमोली ज़िले के सुनाव गांव में। उधर मेरा बीपीएम की उस पर नियुक्ति हुई है, तो वहाँ पे एरिया भी काफ़ी अच्छा है, लोग भी काफ़ी अच्छे हैं और नौकरी से भी खुश हूँ मैं। आने वाली फ्यूचर प्लानिंग क्या किस तरह से देखते हैं? आने वाली तो जी है, अभी तो एरिया और मौसम काफ़ी अच्छा लगा। सोच रहा हूँ अभी कुछ साल तो मैं वहीं पर अपनी सेवा दूँगा, बाद में आगे का और बाद में देखते हैं। मेरा एसएससी सीपीओ के थ्रू एज अ सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ है। और कब से तैयारी कर रही थी? सर मैं इससे पहले इसमें मेरिट आउट हुई थी 2022 में। इस बार फाइनली इन हो चुकी हूँ और मैं 2020 से तैयारी कर रही थी। फिलहाल कैसा लग रहा है नौकरी आपको? सर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चुके हैं, तो अब मेरी कोशिश रहेगी कि अपने नेशन को बहुत अच्छे से सर्व करें और अपने नेशन को आगे लेके जाएं। मेरा सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ फोर्स हुआ है। अभी मुझे अंदर ही नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है और फाइनली अभी अच्छा लग रहा है कि फाइनली वी आर एम्प्लॉयड। वैसे मैं पहले भी विदेश मंत्रालय में कार्यरत हूँ, हालांकि वो काफ़ी छोटी पोस्ट पर है, पर वो भी सरकारी था, तो काफ़ी अच्छा लगा था उस टाइम भी। पर अब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि थोड़ा तो हम ऊपर आ ही गए हैं, तो सब इंस्पेक्टर बनकर। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बनबसा में भारत और नेपाल के बीच बन रहे ड्राई पोर्ट का स्थलीय निरीक्षण किया। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से परियोजना की प्रगति और भविष्य की कार्य योजना के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। चंपावत के बनबसा में 500 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली आधुनिक लैंड पोर्ट परियोजना का मुख्यमंत्री ने स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना भारत नेपाल के बीच सहयोग, व्यापार और सीमावर्ती क्षेत्र के विकास में बेहद सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस महत्वाकांक्षी परियोजना को उत्तराखंड सरकार के सहयोग से तेजी से आगे बढ़ा रही है। पहले चरण में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 500 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति इस पूरे निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर हुई है और इसके बन जाने से अभी जो क्षमता यहाँ प्रतिदिन 2000 लोगों की है, ये क्षमता बढ़कर 10,000 से ऊपर चली जाएगी और बहुत तेजी से यहाँ पर आवागमन होगा और जो हमारे लॉजिस्टिक हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा एक अच्छा माध्यम ये पोर्ट के बन जाने से, इस पूरे एलिवेटेड सड़क के बन जाने से यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, भारत में भी और नेपाल में भी। इससे दोनों देशों के संबंधों में भी बहुत मजबूती आएगी और हमारा रोटी बेटी का संबंध नेपाल से है। इस सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार की कनेक्टिविटी बढ़ जाने से जो अन्य मार्ग, छोटे छोटे मार्गों का जिन व्यापारियों को करना पड़ता था, आना जाना पड़ता था, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, यहाँ पर अब आसानी से लोग आ जाएंगे और बहुत आसान यहाँ पर कनेक्टिविटी हो जाएगी। मैं क्षेत्रवासियों को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सीमांत क्षेत्र की जनता की तरफ से, उत्तराखंड राज्य की तरफ से। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के आरंभ से ही पर्यावरण मंजूरी और प्रतिपूरक पौधारोपण और भूमि हस्तांतरण का भी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। इस वर्ष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से लगभग 84 करोड़ वन भूमि को अंतिम स्वीकृति मिल चुकी थी, जिसके बाद परियोजना के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 500 करोड़ की लागत से बनी जा रहा आधुनिक लैंड पोर्ट भारत और नेपाल के बीच व्यापार और यात्रा आवागमन के लिए एक समेकित, सुविधाजनक और सुरक्षित प्रणाली विकसित करेगा। यहाँ कस्टम, सुरक्षा,
व्यापार और बॉर्डर से जुड़ी सभी प्रमुख एजेंसियां एक ही परिसर में कार्य करेंगी, जिससे सीमा प्रबंधन में अधिक तेजी पारदर्शी आएगी। देखिए, क्योंकि माँ पूर्णागिरी का धाम है, माँ शारदा का तट है, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष तीर्थयात्री, श्रद्धालु, भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं और लगभग ये आंकड़ा 30 लाख से ऊपर जाता है। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जो श्रद्धालु और भक्तगण आते हैं उनके लिए और शारदा के यहाँ पर शारदा का रिवर फ्रंट उसको बनाया जाए। मेड इन उत्तराखंड, मेड इन इंडिया जो अपने प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष सभी देशवासियों से इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी और जब वो मुको आए थे तब भी उन्होंने देशवासियों से ये अपील की थी कि अपने हर परिवार के बच्चों के मांगल कार्यों के लिए, उनके विवाह इत्यादि के लिए देवभूमि उत्तराखंड एक बहुत अच्छा स्थान है जो देवताओं के बहुत नज़दीक है, भगवान के बहुत नज़दीक है। तो हम उसको उसी तरह पर जहाँ शारदा रिवर फ्रंट ये पूरा टनकपुर, चूका, बूम, इसके आसपास का बनबसा, टनकपुर, ये पूरे क्षेत्र को इसके अंदर आच्छादित कर रहे हैं। इसके लिए पूरी तैयारी हमारी चल रही है और ये प्रक्रिया हमारी गतिमान है। इसी प्रकार से चूका का क्षेत्र है, बूम का क्षेत्र है, श्यामला ताल का क्षेत्र है, बयान बुरा बाबा का स्थल है, आगे जाके माँ बाराही का स्थल है, गणपति मैया का स्थल है और हमारा मायावती आश्रम है। ये सारे स्थान और अनेक देव स्थान यहाँ पर इस पूरे जनपद में हैं। ये सारे के सारे क्योंकि ऐसे स्थान हैं जो लोगों को देखने चाहिए, यहाँ आना चाहिए, तो उसके लिए हम व्यवस्थाएं बना रहे हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर इस दिशा में डेवलप कर रहे हैं जिससे कि लोग केवल एक दिन का कार्यक्रम केवल माँ पूर्णागिरी के दर्शन तक सीमित न रखें, दर्शन के साथ साथ पर्यटन भी देखें। यहाँ का जो हमारा एक अनेक रमणीक स्थानों का भी जो है अवश्य रूप से भ्रमण भी करें और यहाँ प्रवास भी करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर जोर दिया कि ये परियोजना केवल अवसंरचना निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीमांत क्षेत्रों के आर्थिक परिदृश्य को बदलने का माध्यम भी बनेगी। उन्होंने कहा कि रणनीतिक रूप से भी बनबसा लैंड पोर्ट सीमा पर व्यापार में भी सशक्त बनेगा। कृषि व औद्योगिक उत्पादों के लिए एक औपचारिक प्रवेश द्वार तैयार किया जाएगा। स्थानीय युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। लैंड पोर्ट के माध्यम से किसानों और छोटे उत्पादकों को सीमा पर बाजारों तक सीधी पहुंच मिलेगी, जिससे परिवहन लागत घटेगी और उत्पादों का मूल्य सर्वथा संभव होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल भारत और नेपाल के आसपास संबंधों को और मजबूत करेगी, जिससे पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान और पारंपरिक सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। ये परियोजना भारत सरकार की क्षेत्रीय एकीकरण की दृष्टि और सुरक्षित सतत सीमा विकास नीति के अनुरूप है। सीएम धामी ने बताया कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसके माध्यम से ऐसा पर्यावरण अनुकूल मॉडल तैयार किया जाएगा जो आधुनिकता और प्रकृति संरक्षण का संतुलित उदाहरण बने। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार, भूमि पोर्ट प्राधिकरण और राज्य के सभी विभाग, एजेंसियों को आपसी समन्वय से कार्य करने की बात कही, ताकि निर्माण कार्य शीघ्र हो सके। उन्होंने कहा कि बनबसा लैंड पोर्ट परियोजना उत्तराखंड की सीमाओं को समृद्ध, सहयोग और अवसरों की नई पहचान देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के श्री द्वार समेत गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट अब शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में बद्रीपुरी में अब श्रद्धालुओं की आमद इन दिनों चरम पर है। गुरुवार को आंकड़ा 8000 पार कर गया था। कपाट खुलने से लेकर अब तक बद्रीनाथ धाम में करीब 15,42,000 तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन का पुण्य लाभ भी अर्जित किया है। बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं विधि विधान से, और उसके बाद अब 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद किए जाएंगे। ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे हुए हैं और बद्रीनाथ बाबा के दर्शन को भी पहुंच रहे हैं। तो वहीं केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। और ऐसे में भक्तों का तांता भी लगा हुआ है। 25 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट विधि विधान से बंद भी किए जाएंगे। तो तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं और भक्तों का हुजूम बद्रीनाथ धाम में बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है।
लोहाघाट के छमनिया कैंप में आईटीबीपी 36वीं वाहिनी ने शुक्रवार को अपना 64वां स्थापना दिवस काफी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया है। कमांडेंट संजय कुमार ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर हिमवीर जवानों ने भव्य परेड का प्रदर्शन भी किया। कमांडेंट संजय कुमार ने इस अवसर पर सभी हिमवीर पदाधिकारियों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं और बधाई भी दी हैं। रुड़की हरिद्वार रोड पर मॉनफोर्ट स्कूल के पास अज्ञात हमलावरों ने योगेश प्रमुख पर जानलेवा हमला किया है और वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं मामले के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए, जबकि स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायल योगेश प्रमुख को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है और आसपास के इलाकों में हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। फिलहाल प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश या आपसी विवाद की आशंका भी जताई जा रही है, जबकि पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच तेजी से की जा रही है। देश भर में दीपावली 1-2 दिन धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां 1 महीने तक दीपावली की धूम रहती है। वो प्रदेश है देवभूमि उत्तराखंड। अब आप कहेंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है? इस रिपोर्ट में देखिए। देवभूमि उत्तराखंड के कुछ इलाकों में दीपावली के 1 महीने बाद तक दिवाली मनाई जाती है। मंगसीर बग्वाल व रिख बग्वाल एक ही युद्ध की देन है। उत्तराखंड में इस दीपावली को कहीं इगास बग्वाल तो कहीं मंगसीर दिवाली या बूढ़ी दिवाली के नाम से मनाया जाता है। यह पर्व दीपावली से 11वें दिन और 1 महीने बाद तक भी मनाया जाता है। इस पर्व के पीछे गहरी लोक मान्यताएं हैं, जो सैकड़ों सालों से पहाड़ की सामाजिक और धार्मिक जीवन शैली का प्रमुख हिस्सा है। देवभूमि की इस धरती पर दीपावली न सिर्फ घरों में दीपक से रोशन करने से जुड़ा है, बल्कि एक सामूहिक उल्लास, लोक संगीत, कृषि जीवन और पशुपालन की परंपरा का प्रतीक भी है। पहाड़ में दिवाली नामक शब्द था नहीं। जब राजवंश था उस समय इगास बग्वाल और 4 तरह की दिवाली हुई। जहाँ तक मेरे संज्ञान में एक रिख बग्वाल आती है, एक हमारी जो बग्वाल दिवाली के रोज बग्वाल बोलते हैं पहाड़ में, और एक इगास आती है और एक बूढ़ी दिवाली आती है। बूढ़ी दिवाली में जौनसार बाबर क्षेत्र में 1 महीने बाद जो दिवाली होती है उसको दियाई बोलते हैं लोग, और जो गढ़वाल में बूढ़ी दिवाली है उसके पीछे ऐतिहासिक जो हमारी जंगें हैं, जो इंटरनेशनल सीमा पार की जंगें जीत के जब आते, जैसे रामचंद्र जी जब अयोध्या में आए थे, राजतिलक जब उनका हुआ था 14 वर्ष बाद, तो उस रावण से जीत के आए थे। स्वाभाविक तौर पे उसी तरीके से महपत शाह जो हमारे राजा थे, 16वीं सदी की बात है शायद, ये 17वीं सदी में होगा, 1627-28 में महपत शाह के जो वीर योद्धा थे उन्होंने तिब्बत फतेह किया था। और तिब्बत में इसलिए फतेह किया था कि उस समय टकनौर, पैनखंडा और दसोली क्षेत्र से काकुआ मोर के जो सैन्य टुकड़ियाँ थी वहाँ के राजा की, वो लूटपाट करके भाग जाया करते थे, क्योंकि बर्फीला क्षेत्र था, उस पार पकड़े नहीं जाते थे। तो आखिरकार मजबूरन राजा को यह फैसला लेना पड़ा। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी इलाकों जैसे चंपावत, बागेश्वर, टिहरी और जौनसार बावर के कार्तिक पर्व वाली दीपावली के 1 महीने बाद मंगसीर महीने में दीपावली मनाई जाती है। इसे मंगसीर बग्वाल या बूढ़ी दीपावली भी कहा जाता है। मान्यता है कि प्राचीन समय में इन दुर्गम इलाकों तक भगवान राम की लंका पर विजय की खबर देर से पहुंची थी, इसलिए यहाँ दिवाली 1 महीने बाद मनाई जाने लगी। गांव-गांव में मेले लगते हैं, लोकगीत और ढोल दमाओं की थाप पर नृत्य होते हैं। यह पर्व सामाजिक एकता और लोक संस्कृति का जीवंत उदाहरण है, जहां हर कोई उम्र और वर्ग की सीमाओं से परे होकर शामिल होता है। 1 महीने बाद दीपावली मनाने के पीछे एक मान्यता और भी है। गढ़वाल नरेश महिपति शाह के शासनकाल में तिब्बती लुटेरे गढ़वाल की सीमाओं में घुसकर
लूटपाट करते थे। तब राजा ने माधो सिंह भंडारी और लोधी रिखोला के नेतृत्व में सेना भेजी थी, लेकिन काफी दिनों तक कोई खबर नहीं मिली। लेकिन तिब्बती आक्रमणकारियों को पराजित करने के बाद विजयी होकर जब वीर माधो सिंह अपने सैनिकों के साथ वापस लौटे तो इस दिन को विजयोत्सव के रूप में मनाया गया और आज भी क्षेत्र के लोग बड़े धूमधाम से त्योहार को मनाते हैं। दीपावली के रूप में इन पर्वों में उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति झलकती है। कुमाऊं की महिलाएं जमीन और दीवारों पर पारंपरिक ऐपण बनाती हैं, जबकि भैलों से खेलना विजय दीप जलाने की परंपरा से जुड़ा है। इस दिन लोग भैलों यानी देवदार या चीड़ की लकड़ी की मशाल बनाकर गांव के एक खेत में इकट्ठा होते हैं और अपने इर्द गिर्द घुमाते हैं, जबकि अन्य लोग लोकगीत और सामूहिक नृत्य करते हैं। इगास बवाल, बूढ़ी दिवाली और रिक दिवाली, अब इनके पीछे का प्रचलन कैसे हुआ, ये इगास बवाल कैसे हुई? 12 एनी बवाल माधो सिंह, 16 एनी सराद माधो सिंह, मेरु माधो नी लोटू माधो सिंह, घर बोड़ो नी भाई माधो सिंह। तो माधो सिंह भंडारी उस समय मुख्य सेना नायक थे। हुआ यह कि जब इन्होंने दोबारा वहाँ आक्रमण किया था तो फिर जीत के वापस लौटते वक्त लोधी रिखोला तो आ गए, तो उस समय रिक बवाल बनाई गई उनके उपलक्ष्य में। लेकिन माधो सिंह भंडारी की सेना जो दूसरी तरफ से जो उन्होंने उत्तरकाशी पहुंचना था टखनऊ उत्तरकाशी होके, वो अटक गए। पूरा महीना बीत गया लेकिन माधो सिंह भंडारी और सेना को कोई पता नहीं लगा। पूरा शोक में डूबा हुआ था उत्तराखंड। तो स्वाभाविक तौर पर जब शोक में रहेगा तो उस बार बवाल भी नहीं मनाई गई, मतलब दिवाली नहीं मनाई गई। और एक साल बीत जाने के बाद जब फिर वो जो अपने गीत होते हैं, लोकगीतों में हर आंगन में एक शोक के तौर पे 12 एनी बवाल माधो सिंह, 16 एनी शराब, 12 बवाल भी निकल गई, 16 शराब भी निकल गए, लेकिन माधो सिंह और उसकी सेना नहीं आई। उससे शोकाकुल पूरा राजवंश और पूरा गढ़वाल था जिसकी राजधानी श्रीनगर थी। लेकिन अगले साल माघ महीने में, जनवरी माह में, जब तिब्बत सीमा से लेकर धीरे धीरे उजाले एक गड़ी से दूसरी गड़ी में प्रकाश पुंज फैलते हुए आगे बढ़े, तो तब पता लगा कि उनकी टीम, उनकी सेना वापस लौट रही। तो 11वें दिन इगास मनाई गई। लोग इस दिन अपने मवेशियों को पूजते हैं और भोग के रूप में चूड़ा, दूध, घी चढ़ाया जाता है। घरों में अरसा, पूरी, पकौड़े आदि पारंपरिक पकवान बनते हैं। लोकगीत, नृत्य और भैलो रे भैलो जैसे गीत आज भी घर घर में गूंजते हैं। गाय भैंस की पूजा कर उन्हें नया चारा और गुड़ खिलाया जाता है। उत्तराखंड में अलग अलग इलाकों में कहीं 11 दिन बाद, कहीं 1 महीने बाद दीपावली मनाई जाती है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सभी दीपावली की कहानी तिब्बत युद्ध से जुड़ी हुई है। विजय के बाद जैसे जैसे योद्धा लौटे, उसी तरह त्योहार को मनाया गया, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह सच है कि समय के साथ दीपावली का स्वरूप बदला है, लेकिन परंपराएं आज भी जीवित हैं। शहरी इलाकों में बिजली की रोशनी और पटाखों का चलन बढ़ा है, लेकिन गांव में आज भी दीपक, लोकगीत और सामूहिक पूजा परंपरा कायम है। सरकार और सामाजिक संस्थाएं अब इगास पर्व को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में बढ़ावा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।